नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन की। उस दिशा में हम लोग बात कर चुके थे कि किस प्रकार पुर्तगाली भारत आए, किस प्रकार उसके बाद डच भारत आए। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों की। हालांकि ये बात भी स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है कि सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई, ब्रिटिश कंपनी की, ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी की, उसके बाद डच कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन भारत पुर्तगालियों के बाद डच आए और उसके बाद अंग्रेज आए। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करें। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले उसके अतीत में जाना जरूरी है। 1599 के सितंबर माह में लंदन के मेयर की अध्यक्षता में लंदन में एक सभा का आयोजन किया गया था वहां के व्यापारिक समूह के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। उस सभा में यह निर्धारित किया गया था कि किस प्रकार पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाए और किन किन चीजों का व्यापार किया जाए। अर्थात एक समग्र रूप से अगर हम लोग देखें तो व्यापार पूर्वी देशों के साथ व्यापार के संदर्भ में, व्यापार की रूपरेखा के संदर्भ में, व्यापार के दौरान अपनाई जाने वाली नीतियों के संदर्भ में उस सभा में चर्चा की गई थी। उसी चर्चा को मूर्त रूप देने के लिए अगले माह एक कंपनी की स्थापना की जाती है जिसका नाम गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज होता है। इस कंपनी के संचालन के लिए एक निदेशक मंडल का गठन किया गया। निदेशक मंडल, इसको समझने के लिए थोड़ा हमें रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की स्थिति में जाना होगा। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले यही स्थिति थी निदेशक मंडल की और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की। उन सभी बातों पर आइए चर्चा करते हैं। निदेशक मंडल में 24 सदस्य हुआ करते थे, 24 डायरेक्टर्स हुआ करते थे। इसी में एक अध्यक्ष चुना जाता था और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। इन सभी इंक्लूडिंग डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर, इन सभी का चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्यों के द्वारा। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के उन्हीं सदस्यों को मत देने का अधिकार था जो कम से कम 6 माह पहले से इस कंपनी के 500 पाउंड, मिनिमम 500 पाउंड के मूल्य के शेयर धारक हुआ करते थे। उन्हीं लोगों को इसमें मत देने का अधिकार हुआ करता था। इस प्रकार कंपनी के संचालन का दायित्व दो समितियों को दिया गया था, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। इस प्रकार गवर्नर कंपनी ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज अस्तित्व में आई, जिसका नाम 1833 के चार्टर्ड एक्ट में बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म होता है। उस समय तक, अगले लगभग 1 वर्षों तक यह कंपनी इंग्लैंड में ही व्यापार कर रही थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इसे एक अधिकार पत्र और एकाधिकार प्राप्त हुआ। अधिकार पत्र का अर्थ था कि यह कंपनी अब रजिस्टर्ड हो गई है और यह वैधानिक रूप से व्यापार करने के लिए सक्षम है। एकाधिकार का मतलब था कि पूर्वी देशों के साथ जितने भी व्यापार होते उसमें इनको एकाधिकार प्राप्त था, अर्थात दूसरी कंपनी को उस पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया गया था, अर्थात एकाधिकार था। इस एकाधिकार शब्द का यही अर्थ था यहां पर। तो इस प्रकार कंपनी को अधिकार पत्र भी मिला और एकाधिकार भी मिला। 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम का राज्यारोहण हुआ इंग्लैंड में, अर्थात जेम्स प्रथम गद्दी पर बैठे। जेम्स प्रथम 1603 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उस समय तक
व्यापार चल रहा था एकाधिकार के साथ, जो कि महारानी ने कंपनी को दिया था। गवर्नर कंपनी ऑफ लंदन ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज को 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने भी एक चार्टर कंपनी को दिया, जिसमें दो प्रमुख प्रावधान थे। पहला, महारानी के हाथों से जो एकाधिकार प्राप्त हुए थे उनको शाश्वत बना दिया गया, अर्थात जब तक यह कंपनी अस्तित्व में रहती तब तक यह एकाधिकार कंपनी को प्राप्त था। अनंत समय तक एकाधिकार की प्राप्ति इस चार्टर से कंपनी को हुई। दूसरी प्रमुख बात जो इस चार्टर में थी वह थी कि 3 वर्ष पहले सूचित करके अगर जरूरत पड़ती वैसी परिस्थितियां पैदा होती तो ब्रिटिश सरकार कंपनी का अधिग्रहण करने में सक्षम कर सकती थी। तो यही दो प्रमुख प्रावधान इस चार्टर में थे। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब 1624 ईस्वी में 1615 ईस्वी के बाद कंपनी सम्राट को 1,70,000 पाउंड की राशि से आर्थिक मदद करती है, क्योंकि उस समय सम्राट आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस कंपनी ने सम्राट को 1,70,000 पाउंड की राशि से मदद की थी। इससे खुश होकर सम्राट ने फिर से एक नया चार्टर प्रदान किया कंपनी को। इसमें एकाधिकार के मामले में तो प्रावधान पहले की भांति ही रहे, लेकिन इस बार कंपनी को जो सामरिक शक्तियां अभी तक नहीं दी गई थीं, वो सामरिक शक्तियां इस बार कंपनी को दे दी गईं, अर्थात कि कंपनी को आवश्यकता के अनुसार पूर्वी देशों में व्यापार करने के दौरान अगर किले का निर्माण करना, सैन्य व्यवस्था का संचालन करना और अगर आवश्यकता पड़े तो युद्ध करना या संधि करना, इस तरह के सामरिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। इस प्रकार कंपनी का राजनीतिक स्वरूप सामने परिलक्षित हुआ और कंपनी ने सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया। अगले वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।